नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में। और आज हम खास शो के अंदर में आगे बढ़ रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास। और उसके अंदर में आज बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और इसको डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ में ख़ास मेहमान हैं जो इस पाठशाला में, इस मास्टर क्लास में हमारे साथ में हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि पर्सनल फाइनेंस कैसे काम करता है और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स किस तरीके से होते हैं। रचित खंडेलवाल जी हमारे साथ में। रचित सर, स्वागत है शो पे। सर नमस्कार और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जी, तो रचित सर, हमने शुरुआत करी थी, आपसे समझा था कि पर्सनल फाइनेंस ओवरऑल होता क्या है। तो इन जनरल तो अब हम समझ गए हैं और उसके अंदर में आप कह रहे थे कि अब हम बात करेंगे सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या है सर ये कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? सर देखिए, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही बेसिक और बहुत ही इमीडिएट पार्ट है हमारे पर्सनल फाइनेंस का। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग वो पूरा का पूरा ज़मीन है जिस पे आपका पूरा का पूरा पर्सनल फाइनेंस का घर बनने वाला है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको अगर हम सही तरीके से समझें और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो आपका हाफ बैटल वन ऐसा माना जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग क्या क्या कवर करते हैं या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपना पूरा डेटा क्रिएट करने में हमको मदद मिलती है। तो देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी पर्सनल फाइनेंस की होती है वो होती है आपकी इनकम। सोर्स ऑफ इनकम आपकी कैसी है, आप बिजनेस से इनकम जनरेट कर रहे हैं, सैलरी क्लास हैं, या आप मान लीजिए आप प्रोफेशनल हैं और आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है, कोई रेंटल इनकम आ रही है। तो पहले हम आपका पूरा का पूरा सोर्स का एक डिटेल बना लेते हैं और उसमें हम ये चीज़ें भी देखते हैं कि आपके फैमिली में कितने डिपेंडेंट्स हैं और कितने अर्निंग मेंबर हैं। वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम पर्सनल फाइनेंस में एक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। जैसे उसमें हम किस तरीके से इंश्योर्ड करेंगे अर्निंग मेंबर को और किस तरीके से लाइबिलिटीज़ को हम स्प्रेड करेंगे। तो सेड एंड सो फोर्थ ऐसे कंसेप्ट हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि आपका किस तरीके का अभी एक्सपेंसेस चल रहा है। इनकम हमने पूरा आपका कैलकुलेट कर लिया, फिर किस किस्म के आपके एक्सपेंसेस हैं और उसमें हम ये भी देखते हैं कि आपके मैंडेटरी एक्सपेंसेस या लेजरली एक्सपेंसेस किस किस्म के हैं। और उसके बाद हम ये देख लेते हैं उन एक्सपेंसेस को ही कैलकुलेट करते हुए कि आपके पास अभी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ कितनी है। लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने का एक और सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि हमारे कंसेप्ट ऑफ जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर कि हमारा ज़्यादा फोकस रहना चाहिए हमारी गोल को अचीव करने के लिए टाइमली मैनर में और एक हेल्दी मैनर में। हम लाइबिलिटीज़ को कट शॉर्ट करना चाहेंगे हमेशा। हम चाहेंगे कि आपका जितना भी सोर्स ऑफ इनकम हो, आपके बेसिक एक्सपेंसेस के बाद, आपके लेजरली एक्सपेंसेस के बाद सारे के सारे सेविंग में जाए। तो इसलिए हम लाइबिलिटी भी पूरी की पूरी कैलकुलेट करते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन देखते हैं। हम उसमें ये भी देखते हैं कि आपकी लाइबिलिटी एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है कि भी नहीं। मतलब मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देके बता देता हूँ। मान लीजिए कि आज आप मेरे क्लाइंट हैं और आप अच्छा एक आप और आपकी वाइफ अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन आप मेरे को अप्रोच करते हैं कि भाई रचित, मेरे को एक पेंट हाउस खरीदना है। आपके पास ऑलरेडी आपका घर है और आपकी जो सैलरी है, आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है, उससे जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है उससे आपके गोल्स बहुत आसानी से मीट हो रहे हैं। बट ये ऑल ऑफ अ सडन जो आपका पेंट हाउस वाली लाइबिलिटी है जो आपकी जनरेट होगी, वो मैं समझ सकता हूँ कि आपके लेजर्स के लिए है, आपके वीकेंड गेट टुगेदर्स और पार्टीज़ के लिए है। तो मैं यहाँ पे आपको मना कर दूँगा कि साहब ये लाइबिलिटी अभी आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी व्हाट यू टॉकिंग अबाउट बाइंग अ पेंट हाउस, यू टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ लग्जरियस, which might not even give you that much of capital appreciation. ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर आम दर्शक, जो आम आदमी जो है ना, वो शायद इसी को अगर हम एग्जांपल में पेंट हाउस की जगह अगर हम कहें कि एक सुपर लग्जरी एसयूवी, कि मैंने सोचा कि सर अब बहुत हो गया, मुझे किसी लग्जरी गाड़ी में चलना चाहिए, ब्रांड कोई होना चाहिए, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, ऑडी होनी चाहिए। अब ये वाली गाड़ियाँ जो जिससे हम नॉर्मल चलता हूँ, ये मज़ा नहीं आ रहा है अब कुछ वाला। तो वो शायद अगर क्योंकि शायद दर्शक ज़्यादा इजीली रिलेट कर पाए हाँ, पेंट हाउस और बिल्कुल। घर से, हो सकता है कि उतना ना समझ में भी आए, क्योंकि कई बार राइट। पेंट हाउस और अब आजकल वो इतना ब्लड लाइन है हाँ, कि बिल्डर्स जो हैं किसी भी चीज़ को पेंट हाउस बोल पेंट रहे हैं। हाउस और कई बार तो हो सकता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं उसको वो उसने पेंट हाउस बोला हो और आप
उसको कुछ 5 BHK 6 BHK कुछ घर समझते हो, तो वो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर ये वाली चीज़ें कि जहाँ पे आपने कहा कि ठीक है, सीधा सीधा आपने अपने जो नॉर्मल 4 व्हीलर आप जो चला रहे थे हाँ, डेली यूज़ में, उसकी जगह अब आपको एक सुपर लग्जरी, क्योंकि ये नई लॉन्च हुई है और ये पोर्शे की या जैगवार की या कोई ऐसी वाली गाड़ी, और वो फैसिनेशन हाँ, एक जो होता है, क्योंकि बिग बॉयज टॉयज भी तो होते हैं सर, बिल्कुल, बचपन से बिल्कुल, बिल्कुल। कोई इच्छा होती है तो वो रेड कलर की या वो ब्लैक कलर की वो वाली तो एसयूवी मेरे को चाहिए, जिसकी कि पूरी छत खुल जाती है और उसमें बहुत सारे और फीचर्स होते हैं, दरवाजे ऐसे खुलते हैं शायद, ठीक है। तो वो हो सकता है कि वो एक वो अपने उसे आप जो जोन है जिसमें अंदर में आपको रहना चाहिए, आपकी जो बाउंड्री है, उसको क्रॉस करने की बात हो रही है, बिल्कुल। और वहाँ पे आप कहेंगे कि ये आप ऐसी लाइबिलिटी ऐड कर रहे हैं जो कि शायद आपको नहीं करनी चाहिए, ये कह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल और इनफैक्ट थैंक यू आपने मेरे एग्ज़ाम्पल को मेरे लिए ही ईज़ी बना दिया। अब ये एग्ज़ाम्पल कैसे ईज़ी बन गया मैं आपको बताता हूँ कि यू हैव बॉट इनटू अ लग्ज़री कार व्हिच इज़ ऑलरेडी अ डेप्रिसिएटिंग एसेट। नाउ यू आर पुटिंग योर मनी, यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन समथिंग व्हिच इज़ डेप्रिसिएटिंग, व्हिच वुड नॉट गो फर्दर व्हाटएवर मे हैपन। तो इस तरीके के जब आप कोई आइडिया या कोई एक्सपेंस का वो लेकर आएंगे तो फिर आपके पर्सनल फाइनेंस को पूरा का पूरा कैलकुलेट किया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि हाँ साहब आपकी अभी इस तरीके की सैलरी है और आपका गोल के लिए आपने सफिशिएंट सरप्लस कर लिया है, नाउ इट इज़ योर टाइम टू एंजॉय। नॉट दैट आई एम सेइंग कि आप कभी भी फाइनेंशियल प्लानर को या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को अप्रोच करेंगे तो आपके हर लेजर के लिए मना ही करेगा, नहीं। हाँ या ना का डिसीजन आप ही के फाइनेंशियल पोजीशन से हम देने की कंडीशन में आ जाते हैं अगर हम प्रॉपर्ली फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। इसमें तो जैसे सर शफलिंग भी हो सकती है, हो सकता है मेरे ऊपर जो लाइबिलिटी है, आप फिर मेरे को कुछ वो वाले तरीके बता सकते हैं कि इस लाइबिलिटी को मैं यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और मूव कर दूँ। मान लीजिए मेरे ऊपर एक पर्सनल लोन है मेरे पास में, और हो सकता है कि मेरे पास कुछ अच्छा वो गोल्ड रखा हुआ है और वो वाला, और उसको अगर मैं शफल कर लेता हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या उस तरीके की चीज़ें, तो वो वाली भी चीज़ें होती होंगी जिसको कि अगर डिटेल में देखते होंगे तो आप वो भी सजेस्ट करते होंगे। सर इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आगे जब हम कोर्स आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली लाइबिलिटी को भी हम अलग तरीके से कवर अच्छा। करेंगे। लाइबिलिटी के लिए मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे कंसेप्ट क्या होता है लाइबिलिटी के लिए, कि हम ये चाहते हैं हमेशा कि आपकी लाइबिलिटी तो कम हो ही हो, मगर लाइबिलिटी को लेके आपका जो बर्डन है हम उसको कितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने मुझे बात बोली पर्सनल लोन की, मैं आपको बोलता हूँ कि आज आपके 4 लोन चल रहे हैं और किसी की ईएमआई 20,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की XYZ व्हाटएवर द अमाउंट में भी, तो हम लोग फोकस ये करेंगे कि हम ये ईएमआईज़ को कितनी जल्दी कट शॉर्ट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपके प्रोफाइल को देखते हुए हमको कोई एक लमसम पूरी एक जगह से जनरेट होता हुआ दिख रहा है जिसमें हम आपकी ईएमआई को एक कंफर्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कम करवा पाते हैं, या मान लीजिए कि अभी आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपकी वाइफ की जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें भी अगर हमको लाइबिलिटी के लिए मोनेटोरियम चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो लाइबिलिटी भी आपके पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। बेसिकली हम लाइबिलिटीज़ को भी रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं कि हो सकता है कि मुझे केवल एक कंफर्ट जोन वाली बात है कि हाँ मैंने क्रेडिट कार्ड से कुछ वो कर रखा है और क्रेडिट कार्ड का एक वो चल रहा है मेरे ऊपर लाइबिलिटी, जिसको मैं ईएमआई में और उसमें, लेकिन मैं वो ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और जबकि इसके कंपेरेटिवली कहीं और कोई और चीज़ कर सकता हूँ जो कि इससे बहुत फ़र्क हो, और इसको वो वाला आप जो कह रहे हैं कि हाँ इधर से उधर शिफ्टिंग या शफलिंग करी जा सकती है वाली चीज़ें, तो चाहे एक तो बेसिक एम तो ये है कि ये कम हो जाए, ख़त्म हो, कि ईएमआईज़ या जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो, लेकिन अगर उससे पहले बीच के स्टेजेस में तो ये भी तो हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एटलीस्ट कम हो जाए, कि हम ज़बरदस्ती वो जो सुपर एक्सपेंसिव क्रेडिट कार्ड जैसे जो होते हैं या पर्सनल लोन के भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उसके कंपैरेटिवली हम कुछ और ऐसे टूल्स में चले जाएँ या ऐसे तरीके से चले जाएँ जहाँ पे कि कहीं ना कहीं ईएमआईज़ कम भी हो गई, और ठीक है अब जितना ख़त्म होना है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम वो वाला जो स्पिल ऑफ है जो कि बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उससे तो कम से कम हम कुछ चीज़ें उसको नीचे ले ला पाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और लेटली क्या हुआ है, जैसे कुछ एक हमारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत यंग जेन बिल्कुल अभी जॉब चालू करी है और आजकल आप देख रहे होंगे वो बहुत सारे एप्स बेस्ड जो है लेंडिंग होनी चालू हो गई है, क्रेडिट कार्ड पे बहुत जी। अट्रैक्टिव ऑफर्स आते हैं, तो वो बोलते हैं कि ठीक है इतना पैसा तो मैं शेल आउट कर सकता हूँ, मेरी सैलरी अच्छी है, मेरे को एक अच्छा फ़ोन, अच्छी मोटरसाइकिल या वटेवर। तो उस केस में क्या होता है सर, उस केस में वो ये समझना भूल जाते हैं कि अगर आज ये एक्सपेंस आप 1 डेढ़ साल डेफर कर देंगे तो ये जो 4 साल की आप ईएमआई बांध रहे हैं
नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप वो कैश पेमेंट लेके खरीद सकते हैं। सो व्हाट दे टेंड टू डू इज, अभी ले लेता हूँ 4 साल की, मैं उसके साथ एक अपनी लेबर बांध के रख दूंगा कि 4 साल मुझे पेमेंट करना है। बट अगर आप पर्सनल फाइनेंस को सही ढंग से समझें और सही तरीके से अपना पैसा मैनेज करें, तो ये पर्टिकुलर गोल भी आप शॉर्ट टर्म में कितने कंफर्टेबली अचीव कर सकते हैं और कितने कम पैसे में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए जब आप लोन सर्व कर रहे हैं, आप प्रिंसिपल तो दे ही रहे हैं, इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, सो यू एंड अप पेइंग मोर मनी। बट जब आप पहले जमा करके और फिर पेमेंट कर रहे हैं, तो वाइल यू आर saving that money and investing into a saving instrument, you are already earning from it. So the idea is कि कैसे आपकी liability कम हो, कैसे आपके goals comfortably achieve हो, क्योंकि देखिए कोई माने ना माने ये reality है कि expenditure और liability ये दो ऐसी चीज़ होती हैं जो back of the mind हमको subconscious mind में हमेशा tension दे के रखती हैं। चाहे हम बोल दें कि हाँ मैं बहुत comfortably कर सकता हूँ, बट वो भी अगर ना करना पड़े और हमारे गोल्स कंफर्टेबली अचीव हो पाएँ, तो वो भी फाइनेंशियल प्लान का ही एक पूरा का पूरा पार्ट होता है। जी, और ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है, और इनफैक्ट यहाँ पे मैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि व्यूवर्स हैं, और उनके लिए यहाँ पे अगर एम्फेसाइज कर लें हम, तो मैंने कई सारी चीज़ों को देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी महंगी चीज़ों का ऐड जो होता है, उसमें जो प्राइस लिखा होता है वो पर मंथ का लिखा होता है कि ये बड़ा सा टीवी एग्जैक्टली कितने का है ये नहीं बता रहे हैं। वहाँ लिखा हुआ ये 13,000 पर मंथ, 12,999 जैसा फिगर कुछ होगा, पर मंथ में होगा। ये मोबाइल फ़ोन नया लॉन्च हुआ और एंड यू कैन गेट इट एट 3,000 समथिंग समथिंग पर मंथ। ये कहीं तो आप उसी उस पे खेल रहे हैं, कंपनीज़ या ब्रांड उस तरीके की चीज़ों पे, उस साइकिल पे खेल रहे हैं यंगस्टर्स की, जहाँ पे आपको एक दिखाया जा रहा है कि ये बहुत ही लुक्रेटिव सा नया प्रोडक्ट है और आप आज ही आपका हो सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आप अपना कार्ड लेकर के जाइए, स्वाइप कीजिए और ये फ़ोन या ये टेलीविज़न या कुछ ऐसी वाली चीज़ें ये आपकी आज ही हो जाएंगी और अब आप देते रहिएगा। और वहाँ पे हमारा कैलकुलेशन कुछ नहीं हो रहा है कि हमसे कितने पैसे लिए जा रहे हैं, टू दैट एक्सटेंट कि वहाँ पे ये तक नहीं बताया जा रहा है कि ये सामान है कितने का। उस ऐड में मैं कई बार ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि तो ठीक है कि टेलीविज़न बहुत अच्छा है और इतने ईएमआई पे मिल सकता है, ये है कितने का, वो लिखा ही नहीं कहीं पे कि वो तो मतलब उस तरफ ले ही नहीं जाया जा रहा है कि ये 1.5 लाख रुपए का ज़बरदस्ती आपको टीवी बेचा जा रहा है या चिपकाया जा रहा है, अगर मैं कहूँ भाषा में। और वो वाली चीज़ें तो कहीं यंगस्टर्स के साथ में एक तरीके से खिलवाड़ है उनके फाइनेंशियल्स के साथ में। सर देखिए, इसमें अब मैं आपको एक डिटेल देना चाहूँगा कि पहले हम जब छोटे थे या टू एन एक्सटेंट कि हम हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स में भी हमको ये बताया जाता था कि आप पहले कमाएंगे फिर खर्चा करेंगे। सो बेसिकली आप इसको ऐसे समझें कि हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग या हमारा थॉट प्रोसेस रहा है एज अ प्रीपेड एक्सपेंडिचर करने वाले लोग, इन द सेंस कि हम पहले वो रिचार्ज कर देते हैं और फिर उसको महीने भर या वट एवर टाइम ड्यूरेशन वी यूज़ इट। बट अब क्या हो गया है लेटली, जिस तरीके से इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, जिस तरीके से, आई वुड नॉट लाइक टू यूज़ इट बट हाँ रियलिटी है, हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। और आपने सुना होगा जैसे यूएस में बहुत एक नॉर्मल प्रैक्टिस है दैट फर्स्ट यू मेक एन एक्सपेंस एंड देन यू थिंक हाउ टू अर्न एंड रीपे इट। वो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस अब हमारे भी अंदर आती जा रही है क्योंकि हमको बहुत कंफर्टेबल लगने लग गया है। आज हम वो आप जैसे बात बता रहे हैं कि हमारे बैक ऑफ द माइंड वो चलता भी नहीं है कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। हम क्या सोचते हैं कि ठीक है, अगर ये मोबाइल फ़ोन मैं 1.5 साल काम में ले रहा हूँ और 3,000 रुपये जो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है, मैं उसको स्पेंड करके 1.5 साल बाद इस फ़ोन को छोड़ दूँ, वट एवर मे बी माई डिसीजन, बट मैं कंफर्टेबली 3,000 दे सकता हूँ एंड आई शुड हैव दिस फ़ोन। एक्चुअल कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कितना डेप्रिसिएट हो रहा है, कितना मेरा हार्ड अर्न। इसको आप ऐसे समझें, आप 10 घंटे ऑफिस में काम कर रहे हैं और 10 घंटे पूरे एक महीने काम करने के बाद अगर आपकी 10,000 रुपये सैलरी है, तो वो पूरे 30 दिन का आपने जो एक एक घंटा किया वो एक एक हज़ार में डिवाइड करें, तो आपको समझना होगा कि आप 3,000 रुपये मतलब अपने दिन के 3 घंटे 1.5 साल तक उस फ़ोन के लिए एक काम चुका करने रहे को तैयार हो रहे हैं। तो ये तब होता है जब हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं सही ढंग से। अगर इन सब चीज़ों में हम सही तरीके से समझें और फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर्ली करें, तो हम एक बहुत इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे और इन्फॉर्म डिसीजन के साथ साथ हम बहुत एक कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, बहुत कंटेंटेड रहेंगे। तो ये आपका जो पूरा कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें यही सब चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि हम अपने गोल्स को भी एलोकेट करना देखते हैं। गोल्स के एलोकेट देखने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी का घर खरीदना गोल होगा
किसी के लिए कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना गोल होगा। जैसे आज टुडे समबडी 30-35 इज़ वर्किंग और वो ये सोच रहे हैं कि 40-45 तक आते आते आई लीव दिस जॉब, आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस। तो उसके लिए कितना उनको फंड एलोकेशन चाहिएगा, वो गोल, उसको कैसे अचीव करना है वो गोल। कईयों के लिए घर गोल होता है, कईयों के लिए गाड़ी गोल होती है, कई एंड इनफैक्ट आई कम अक्रॉस पीपल जो बोलते हैं कि हमको तो भाई बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, हमारी पैसे नहीं हिलने चाहिए, हमको वर्ल्ड टूर करना है। तो ये भी एक गोल है इंसान का कि भाई मुझे वर्ल्ड टूर करना है, 3-4 महीने कुछ काम नहीं करना है। सो वट एवर मे बी योर गोल, वट एवर मे बी द आइडिया जो आपको अचीव करना है, उस गोल को पहले पिन पॉइंट करना ज़रूरी है और उस गोल के लिए काम करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जितने भी मैंने आपको अभी गोल बोले वो लाइबिलिटी से तो अचीव हो ही सकते हैं, मगर अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि ये जो प्रीपेड हमारा फॉर्मेट है इसी को फॉलो किया जाए और पोस्ट पेड के चक्कर में ना पड़ा जाए। तो इस प्रीपेड को किस तरीके से डेवलप, बेसिकली वो जो उधार की ज़िंदगी होती है जो कि वेस्टर्न कल्चर में देखते थे, जो कि और प्लास्टिक मनी की बात हमने वहीं से सीखी और वहाँ से अब बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ भी बहुत प्रचलन में है, जहाँ पे पहले सामान खरीद लिया जाता है और फिर आप चुकाते रहते हैं और उधार की ज़िंदगी कहा जाता है। तो वो एक चीज़, उससे कैसे निकलें और उसमें नहीं पड़ें, जो कि पहले हम नहीं होते थे और इसीलिए उसका शायद अगर मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक इंडिया की इकोनॉमी जो आज की तारीख में जिस तरीके से चल रही है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है बाकी सारी दुनिया से। वो कहीं ना कहीं उसमें इसका भी एक बड़ा रोल है, जो कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने ये वाली चीज़ें करी थी और इनकलकेट करी और अभी तक काफ़ी हद तक हमने उस पर स्टिक किया है। तो एक वो चीज़, और दूसरी चीज़ ये वाली चीज़ें जो कि आप कह रहे हैं गोल्स में दोनों तरीके के गोल्स हो सकते हैं। एक फोमो जैसा भी गोल होता है कि बाकी लोगों के पास ये फ़ोन है, मेरे पास भी होना चाहिए, और योलो जैसा भी गोल होता है कि कोविड के बाद से जब वाली चीज़ें लोग कहने लगे हैं कि यू ओनली लिव वंस, तो बाहर घूमने जाऊंगा, दुनिया देखूंगा और ये वो, पैसे किसके लिए कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, कल को पता चला फिर लॉकडाउन हो जाएगा और सारा पैसा धरा रह जाएगा और आप घर में बैठे हैं, ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई ट्रैवल, ना कुछ। तो वो दोनों चीज़ें जैसे भी गोल्स हों, उसमें कोई, हम उस पर कहीं कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई इसमें ऐसे कोई जज नहीं कर रहे हैं। आपका गोल कैसा भी हो, लेकिन उसको अचीव कैसे किया जाए ईजी अच्छे तरीके से, वो उधार पे ना हो। तो आप उन चीज़ों को, उन गोल्स को अचीव करें, उधार पे नहीं हो। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इम्पॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हमने समझ लिया, उसके तरीके समझ लिए, बहुत सारी चीज़ें। स्कोप क्या क्या है सर इसका, इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि, और जिन चीज़ों को समझा जाए कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर में किन चीज़ों को लेकर के चलना चाहिए? देखिए सर, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखते हैं। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे सोर्स ऑफ इनकम हो गया, उसके बाद हमारे एक्सपेंडिचर्स हो गए, उसके बाद हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई, उसके बाद स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ये भी चीज़ें देखते हैं कि हमारी एग्जिस्टिंग अर्निंग को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो रहा है टैक्स प्लानिंग। जो टैक्स प्लानिंग भी आप देखें कि हमारे आज के टाइम लोग बहुत कम उस पर देखते हैं, और जब फाइलिंग की डेट आ रही होती है तब पूछते हैं कि क्या करें, और अगले साल के लिए हम कमिटमेंट भी कर देते हैं कि हाँ अगले साल के लिए मैं ये खरीद लूँगा, ये प्रोडक्ट खरीद के मैं टैक्स सेविंग कर लूँगा, बट वो होता है नहीं, बहुत कम लोग उसको मटेरियलाइज कर पाते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त आपका टैक्स प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ना सिर्फ ये आपको टैक्सेशन बचाने के लिए काम में आता है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि टैक्स प्लानिंग अगर आपकी प्रॉपर होती है तो आप अपनी इनकम को कितना एनहांस कर सकते हैं दो चीज़ों से। एक तो आपका टैक्स पेमेंट कम हो जाता है, दूसरी बात उस टैक्स पेमेंट को बचाने के लिए जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपकी सेविंग हो ही रही है, और उस इन्वेस्टमेंट में जो आपकी अर्निंग हो रही है, सो इट इज़ नेट नेट सच अ बिग एक एम्पलीफाइंग इफेक्ट देता है आपके इनकम पे, कि टैक्स प्लानिंग भी अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आप उसको ऐसे ही मान सकते हैं कि आपकी सैलरी का नियर अबाउट 20 to 25% आप और ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमने अपने इनिशियल एपिसोड में भी बताया था कि लोग बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट प्लानिंग को इग्नोर करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से इवॉल्व कर रही है, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आज आपका रिटायरमेंट प्लानिंग अगर सही ढंग से हुआ हुआ है तो ना तो एक लाइबिलिटी बनते हैं आप किसी के ऊपर, और रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो अगर आपने यंग एज में बहुत सही तरीके से चालू कर दिया तो बहुत कम बर्डन में आप बहुत अच्छी तरीके से उसको कर सकते हैं, और अपनी जो ओल्ड एज है उसको बहुत कंफर्टेबली जी सकते हैं। और उसके साथ साथ जो उस टाइम भी मैंने बताया था एस्टेट प्लानिंग, तो एस्टेट प्लानिंग भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो फाइनेंशियल प्लानिंग में रहता है। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हम आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस भी करेंगे बहुत इलेबोरेटेड मैनर में।
ये पूरा का पूरा आपका पार्ट बनता है इंटरेस्टिंग। फाइनेंशियल तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए रचित सर। आज हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को समझा। तो पर्सनल फाइनेंस के अंदर में हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, पहला कदम है जहाँ पे हमने बात कर ली है कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से फाइनेंस को प्लान किया जा सकता है, फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करी जा सकती है और उसके क्या क्या अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसके क्या क्या उसके अंदर में चीज़ें होती हैं और उसका स्कोप क्या क्या है। आगे आगे के एपिसोड में हम बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड में हम क्या सीखने वाले हैं सर? सर अगले एपिसोड में हम सीखेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा। और अगर आप बोले तो मैं थोड़ा सा आपको ब्यौरा दे दूं सो दैट लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। ज़रूर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको सही तरीके से सेविंग करना सिखाता है। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है और इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं वो हम नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, सुनने में भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि पैसे का वो उसके समय के हिसाब से भी, तो वो टाइम वैल्यू में हम इन्फ्लेशन से भी समझ सकते हैं। और वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ कि शायद मुझे जो जिस तरीके के आइडियाज़ आ रहे हैं या लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो हम पैसे की बात करें कि पैसा आज और उसकी टाइम वैल्यू आगे चल करके तो रखना, उसको रोकना, उसको बचाना और उसको ग्रो करना सेविंग्स के साथ में, और वाले वो सारी चीज़ें हम अगले एपिसोड में सीखेंगे। तो देखना ना भूलिए अगला एपिसोड। हम बात कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास है विद रचित खंडेलवाल जी, देश के जाने माने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, और इनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पर्सनल फाइनेंस काम करता है और उसमें हम किस तरीके से सीख सकते हैं इनसे अपने फाइनेंस को मैनेज करना। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस, बने रहिए हमारे साथ में और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।